वेलकम टू लेजिट प्रेप योर गेटवे टू सक्सेस। आज जो है हम पार्ट 5 को कवर करने वाले हैं। दिस इज द सेकेंड लास्ट वीडियो इन द सीरीज। इसके बाद जो है सिर्फ हमारा एक पार्ट रह जाएगा, सो वी आर गेटिंग क्लोज सून। आपके सारे लीगल प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चन जितने भी जामिया में आए हैं वो कवर्ड हो जाएंगे। सो जिन्होंने सारी वीडियोस को अच्छे से फॉलो अप किया है, रिवाइज किया है, वो तो है। अब इसमें द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is meant। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, देखो ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा जिन लोगों ने अच्छे से मतलब देखा है क्लासेस को, कि ये थोड़ा रेपिटेटिव है। यानी कि हमने ये जो है, ये फिफ्थ वीडियो है और हमने ये थर्ड वीडियो में भी कवर किया था। अब हमने किया था, इसका मतलब है कि जामिया ने भी ये रिपीट किया है। ये क्वेश्चन लिटरली जामिया ने ये क्वेश्चन ही रिपीट किया है। तो यानी कि सीधी सी बात है, अब जिन लोगों को क्वेश्चन ही याद है उनको तो आंसर पता है, और जिन लोगों ने नहीं देखी है पुरानी वीडियोस उनके लिए भी मैं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट जिन लोगों ने देखा है वो नोटिस करो कि देखो कौन से क्वेश्चंस जो है जामिया रिपीट करता है, कहाँ पे जामिया का फोकस होता है। राइट। तो आप लोग जब मॉक सॉल्व करते हो या जब भी जितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो इंटरनेट पे, आपको बहुत टॉपिक्स मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में। सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा लॉ भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। बट जामिया और एग्जाम का जो फोकस है वो पूरे लॉ पे नहीं है, वो एक सर्टेन पोर्शन पे है। उन सर्टेन पोर्शंस पे हमें एक्सेल करना है, बाकी पोर्शन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस। बट एक्सेल कहाँ करना है हमें पता है, तो उसका जो ध्यान रखते हैं वही सक्सीड करते हैं। तो यहाँ पे ए जो है एक लेटर भेजता है बी को प्रपोजल करते हुए कि भाई मैं तुम्हारा घर खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, एक प्रपोजल भेजता है। तो यहाँ पे ऑप्शन किसके पास एक्सेप्ट करने के लिए, बी के पास है। ऑफरर या प्रपोजर कौन है, ए है। और कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब वो नॉलेज में आएगा ऑफ द पर्सन टू whom it is paid, यानी कि बी के नॉलेज में जब आएगा कि ए ने ऑफर किया है घर खरीदने का उसके, तभी वो माना जाएगा ना कि ऑफर कंप्लीट हुआ है। तो सीधी सी बात है, हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पे बी को नॉलेज हो रही है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर। तो यहाँ पे तो नॉलेज हो रही है, तो ये मान लेते हैं करेक्ट। अब बाकी देखते हैं, ऐसे अगर कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए तो उसको भी चूज कर लेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ प्रोसेस कंप्लीट व्हेन ए सेंड द लेटर, गलत। पी वाइफ रिसीव्ड, गलत। बी's वाइफ हैंडेड ओवर द लेटर टू बी। देखो लेटर का हैंड ओवर करना और लेटर को रीड करना डिफरेंट बात है। मैंने, मेरे हाथ में लेटर है, जरूरी नहीं मैंने रीड किया हूँ। आपके हाथ में बुक है, जरूरी नहीं आपने पढ़ा हो उस बुक को। राइट। बुक को पढ़ना ही तभी तो नॉलेज आएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। फिर आता है पर्सन इज सेड टू हैव कमिटेड असॉल्ट व्हेन एन एप्रीहेंशन इज कॉज इन द माइंड ऑफ अ पर्सन दैट ही इज अबाउट टू यूज फिजिकल फोर्स अगेंस्ट हिज बॉडी। यानी कि ऐसा माना जाता है, असॉल्ट कब होता है, असॉल्ट तब होता है जब एप्रीहेंशन होता है। एप्रीहेंशन मतलब कि लाइक कोई एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन यानी कि एक तरह से आप कह लो, आपको लग रहा है कि भाई यही होने वाला है, अपने मन में लग रहा है कि भाई अब तो मैं खतरे में हूँ। लाइक मान लो एक सड़क है, और इस सड़क पे आपने सुना है बहुत दिनों से कि भाई इस सड़क से मत जाना, ये सड़क पे बहुत मर्डर होते हैं, कत्लेआम होते हैं। तो आपको जो है, जैसे आप रात में मूव कर रहे हो, अचानक से देखते हो किसी की परछाई, आपको थोड़ा बहुत डर लगेगा, लगेगा कि खतरा है। तो वहां पे आपको जो खतरा लग रहा है, अभी वो खतरा हुआ नहीं है, आप खतरे में नहीं हो, कोई आपको डरा नहीं रहा है, वहां पे धमका नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको डर लग रहा है, एक एप्रीहेंशन है। क्यों है, क्योंकि एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है कि भाई कोई यहाँ पे अगर आएगा तो वो मेरे अगेंस्ट फिजिकल फोर्स यूज कर देगा, है ना, यानी कि एक अनलॉफुल कांटेक्ट कर देगा मेरी बॉडी के साथ वो। तो यहाँ पे ए जो है वो एब्यूज करता है बी को, जो कि, और बी जो है एक मूविंग ट्रेन में है। भाई एग्रेसिवली शेकिंग हिज फिस्ट व्हेन बी वाज स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। मतलब कि एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है हमारी, ये ट्रेन है और यहाँ पे एक स्टेशन है, ये स्टेशन है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और ये आदमी जो है मतलब कि अपना फिस्ट को मतलब ऐसे शेक कर रहा है एग्रेसिवली, बहुत ही गुस्से में है। और एक आदमी बैठा हुआ है ट्रेन में, मान लो ये आदमी है, ये ट्रेन में बैठा हुआ है, और इसको वो दिखा रहा है और ये खिड़की से दिखा रहा है। तो सीधी सी बात है भाई, ये आदमी कितना भी मतलब कि कुछ भी कर ले, ये ट्रेन को कैचअप कर पाएगा, नहीं कैचअप कर पाएगा ना। तो यहाँ पे डर लगना जो है एक रीजनेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। असॉल्ट के भी एसेंशियल्स होते हैं। एप्रीहेंशन जो होना चाहिए इमीडिएट हार्म का या इमीडिएट डेंजर का, वो पॉसिबल तो होना चाहिए ना, वो एक रीजनेबल होना चाहिए। यहाँ पे वो पर्सन जो है चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। हमें पता है कि भाई ये पर्सन कितना भी कोशिश करे धमकाने की, बट इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है उस धमकी पे एक्ट करने के लिए, है ना। यानी कि ही डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू एक्सिक्यूट द थ्रेट ही इज मेकिंग। तो इसीलिए यहाँ पे वो असॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं होगा यहाँ पे, है ना। एक फियर ऑफ असॉल्ट जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि रीजनेबल एप्रीहेंशन ही नहीं है।
सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ए हैज कॉज एप्रीहेंशन ऑफ असॉल्ट इन द माइंड ऑफ बी, ए हैज कमिटेड असॉल्ट अगेंस्ट बी, ठीक है, ए हैज कॉज्ड अगेंस्ट बी। उसके बाद है ए हैज नॉट कमिटेड असॉल्ट अगेंस्ट बी, और फिर है ए हैज कॉज्ड फियर ऑफ असॉल्ट इन द माइंड ऑफ बी। अब यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म में है, वो मूविंग ट्रेन में है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे रीजनेबल नहीं है वो चीज़ें, है ना, कि भाई ही इज अबाउट टू यूज फिजिकल फोर्स अगेंस्ट दिस बॉडी। तो ए हैज कॉज एप्रीहेंशन ऑफ द असॉल्ट इन द माइंड ऑफ बी, गलत। फिर है ए हैज कॉज फियर ऑफ असॉल्ट इन द माइंड ऑफ बी, गलत। फिर है ए हैज कमिटेड असॉल्ट अगेंस्ट बी, ये भी गलत। तो बचता क्या हमारे पास, फिर ए हैज नॉट कमिटेड असॉल्ट अगेंस्ट बी, है ना, सी। तो सी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। फिर आता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences। तो यहाँ पे हम क्रिमिनल लॉ से अब डील कर रहे हैं, डोली कपैक्स एंड डोली इनकपैक्स, ठीक है। डोली कपैक्स का मतलब कैपेबल ऑफ क्राइम, कैपैक्स, कैपैक्स का मतलब ये होता है कैपेसिटी, ठीक है, तो कैपेबल ऑफ क्राइम, और डोली का मतलब क्राइम होता है। तो डोली इनकपैक्स क्या होगा, इनकैपेसिटी होगा, है ना, इनकेपेबल ऑफ क्राइम मतलब इनकेपेबल ऑफ क्राइम। तो जनरली इंडिया में क्या होता है कि हम 0 to 7 जो होता है, जीरो तो कुछ होता नहीं है टेक्निकली, बट स्टिल 0 to 7 जो है वो बच्चे जो होते हैं इनकी एज में वो डोली इनकम पैक्स माने जाते हैं। यानी कि अगर वो कुछ भी कर ले तो लॉ यही मानते हैं कि भाई इनके पास तो वो माइंड ही नहीं है, मैच्योरिटी ही नहीं है कि भाई ये सोच सकते हैं कि हाँ ये जुर्म भी कर रहे हैं, ये इनोसेंट है, तो इनको पनिश नहीं किया जाता है। और डोली का पैक्स क्या है कि भाई ये जो है कैपेबल है, इनको जो है पनिश किया जाएगा क्योंकि इनके पास मैच्योरिटी आ गई है, तो वो अबव 7 होता है। बट 7 to 12 के बीच में भी क्या है, क्वालिफाइड इम्यूनिटी होती है। यानी कि अगर मान लो कोई दिखा सके कि भाई 7 to 12 के बीच में जो बच्चा है उसके बाद उसके पास फिर भी सफिशिएंट मैच्योरिटी उतनी लेवल की नहीं है जितने बाकी लोग के पास है, तो उसको भी जो है प्रोटेक्शन मिल जाता है, उसको भी क्या है, प्रोटेक्शन मिल जाता है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल में आपका दिया है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 12 years of age who has not attained sufficient maturity। तो वही बात कह रहे हैं कि भाई अगर कोई 12 साल से नीचे है और उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है जितनी बाकी बच्चों की है, तो वहां पे भी उसको बेनिफिट मिलेगा, वहां पे भी उसको डोली इनकम टैक्स कंसिडर किया जाता है उस चीज के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे एक्स 11 year old है, यानी कि 12 साल से नीचे है, वो एक गोल्ड रिंग पकड़ता है 5000 का, जो कि टेबल पे रखी हुई है एक घर अपने दोस्त के घर में, और इमीडिएटली उसको 2000 रुपये में बेच देता है और उस पैसे को यूटिलाइज कर लेता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप एनालाइज करो एक्स के कंडक्ट को, 11 year old बॉय जो उसके कंडक्ट को एनालाइज करो। उसने देखा कि एक गोल्ड रिंग पड़ा हुआ है उसके दोस्त के घर पे, और उसे पता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, और उसने फिर उसे बेच दिया। तो यहाँ पे क्या इनसफिशिएंट मैच्योरिटी दिख रही है हमें, नहीं भाई, एकदम शातिर दिमाग का है वो तो यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, जब शातिर दिमाग का तो हम ये मीट ही नहीं हो रहा एसेंशियल हमारा, है ना, ये एसेंशियल मीट नहीं हो रहा। जब एसेंशियल मीट नहीं हो रहा तो यानी कि ये क्या होगा, इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज़ का। तो हमें देखना है कि बेनिफिट जो नहीं मिल रहा है वो ऑप्शंस कहाँ पे है। तो एक्स वुड बी प्रोटेक्टेड, गलत, एक्स वुड बी प्रोटेक्टेड, गलत, ये दोनों एलिमिनेट हो गया हमारा। अब दो ऑप्शन हमारे पास अब बचा हुआ है, एक्स वुड नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द प्रिंसिपल स्टेटेड लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टीलिंग इज एन ऑफेंस। ये तो गलत है, ये तो बात ही नहीं कर रहा प्रिंसिपल के बारे में। अब एक्स वुड नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर द प्रिंसिपल स्टेटेड बिकॉज द एक्ट शोज ही वाज सफिशिएंटली मैच्योर टू अंडरस्टैंड, है ना, तो ये डायरेक्टली बात कर रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। फिर आता है डेफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। देखो डेफेमेशन आया ना, 2 साल आया और ये तीसरा साल हो गया, तो डेफेमेशन भी बहुत बार आता है टॉट में। तो डेफेमेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट विच टेंड्स टू लोअर द रेपुटेशन ऑफ पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ अदर मेंबर। यानी कि जो भी एक पर्सन की इज्जत होती है वो कैसी इज्जत होती है समाज में, बाकी लोग जो आपके बारे में सोचते हैं उसी से इज्जत बनती है ना समाज में, जो होती है आपकी सम्मान कहते हैं जिसे हम। तो यहाँ पे ए जो है एक हाईली ऑफेंसिव और एक डेरोगेटरी लेटर, मतलब बहुत ही गंदा लेटर, बहुत ही मतलब जो बी की रेपुटेशन को, इज्जत को पूरा कीचड़ में गिरा दे, ऐसा लेटर लिखता है और उसे पब्लिश कर देता है। राइट किया है तो यानी कि लाइबल है वो ऑलरेडी, तो वो पब्लिश कर देता है और सेंड इट डायरेक्टली टू बी इन अ सील्ड कवर। लेकिन वो देखो मतलब यहाँ पे ए ने वो हाईली ऑफेंसिव लिखा है और बहुत ही डेरोगेटरी है, लेकिन उसने भेजा किसको है, वो बी को भेजा है, और वो भी किसमें, एक सील्ड कवर में। मतलब कि वो आपके पास उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो न्यूज़पेपर में जाके बोलता भाई देखो बी ऐसा इंसान है, पर उसने ऐसा नहीं किया, उसने बी के खिलाफ कुछ लिखा है और बी को ही वो भेज दिया एक सील्ड एनवेलप में। तो यहाँ पे सीधी सी बात है भाई कि अगर उसने सील्ड एनवेलप में बी को ही भेज दिया है तो यहाँ पे पब्लिकेशन तो हुआ नहीं। जब पब्लिकेशन नहीं हुआ तो फिर कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे लायबल लायबल गलत, सारे हमें क्या चाहिए, नॉट लायबल। तो नॉट लायबल टू बी सिंस देयर इज नो पब्लिकेशन टू एनी पर्सन। डिफेमेशन के लिए नेसेसरी होता है ना भाई कि पब्लिकेशन हो स्टेटमेंट का, बाकी लोग को बारे में उसके बारे में पता चले, और यहाँ पे तो बी को ही पता चला बस, तो बस यहाँ पे एसेंशियली मीट नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हमारा।
फिर आता है इन केस वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट इवन विदाउट एनी एक्चुअल लॉस और डैमेज द पर्सन हुज राइट इज इन्फ्रिंज इज द कॉज ऑफ एक्शन। तो ये किस चीज से रिलेट कर रहा है? डायरेक्टली हमारा इंजूरिया साइन डैमनम का कॉन्सेप्ट है ना, इंजूरिया साइन डैमनम के कॉन्सेप्ट से ये इंटर रिलेटेड है बहुत। तो इंजूरियस एंड डैमनम जो होता है वो क्या होता है? लीगल इंजरी विदाउट डैमेज, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। और इसी का उल्टा क्या होता है जो हमने पढ़ा हुआ है बार बार? डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया यानी कि डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, है ना। तो इसका अगर आप लैंडमार्क केस देखोगे तो एशबी वर्सेस वाइट है इंजूरियस साइन डैमनम का, है ना। और डैमनम साइन इंजूरिया का ग्लोसेस्टर, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्रिंजमेंट बोल रहे हैं कि भाई अगर किसी का लीगल राइट वायलेट हो रहा है और भले ही कोई डैमेज नहीं हुआ है उसे एक्चुअली में या लॉस नहीं हुआ है, फिर भी अगर उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो उसके पास क्या है? कॉज ऑफ एक्शन है ना, यानी कि वो परस्यू कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है वो। तो यहाँ पे पी जो है उसको रॉन्गफुली प्रिवेंट करता है एक रिटर्निंग ऑफिसर उसका वोट कास्ट करने से असेंबली इलेक्शन में। अब वो जिस कैंडिडेट के लिए वोट करना चाहता था फिर भी जीतता है ना। जैसे एशबी वर्सेस वाइट में भी यही हुआ था। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है? वो स्यू करता है उसे, वो बोलता है कि भाई मेरा राइट था वोट करने का और ये रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरे राइट को इन्फ्रिंज किया है, मेरे राइट टू वोट को, कि मैं कास्ट नहीं कर पाया अपना वोट। भले ही मेरा कैंडिडेट जीता पर उससे क्या मतलब, मेरे को तो वोट देना था ना। तो यहाँ पे वो नहीं दे पाया, तो यहाँ पे उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, बिल्कुल वायलेट हुआ है। तो यहाँ पे वो सक्सीड करेगा, बिल्कुल सक्सीड करेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन है सक्सीड वाले, तो दो एलिमिनेट हो गया आपका। ऐसे ही एलिमिनेट करते जाना है, जैसे ही आप आइडेंटिफाई करो किसी भी चीज को तो जो भी उसका अपोजिट है उसको एलिमिनेट कर दो, पढ़ो भी मत फिर। तो यहाँ पे पी वुड सक्सीड इन दिस एक्शन एज इट इज मैंडेटरी टू कास्ट वोट, बट यहाँ पे तो कहीं भी प्रिंसिपल में ऐसा चीज नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। पी वुड सक्सीड इन दिस एक्शन एज यू रॉन्गफुली प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज लीगल राइट ऑफ वोटिंग इन दैट इलेक्शन। यानी कि वो लीगल राइट अपना नहीं कर पाया ना, तभी तो वो कर रहा है ये, तभी तो उसको रेमेडी मिल रही है। फिर एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट कैन बी इन्फोर्स्ड, ये थोड़ा गलत लिखा है, इन्फोर्सेस, इन्फोर्स्ड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose कंसेंट was नॉट फ्री। यानी कि अगर मान लो कोई भी कंसेंट दिया गया किसी, अरे हाँ एक और चीज, तो देखो यहाँ पे भी प्रिंसिपल सेम है बट एग्जाम्पल डिफरेंट है, बस एग्जाम्पल डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर आप यहाँ पे जामिया में जाके देखोगे थर्ड वाले वीडियो में हमारे, तो उसमें लिटरली जामिया ने यही बोला है, ए ऑब्टेन्स द कंसेंट ऑफ बी इंटर इनटू एग्रीमेंट बाय पॉइंटिंग अ गन ऑन द हेड ऑफ बी सन। यहाँ पे उसे गर्लफ्रेंड बना दिया है, वो सन था यहाँ पे गर्लफ्रेंड बन गया, बस देखो। तो इतना सा बस चेंज किया है, तो इसीलिए बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इसलिए जितना पीवाई के आप सॉल्व करोगे उतना आप ही का बच्चा है, क्योंकि बहुत बार आपको पैटर्न ऐसे ही पता चल जाता है। मुश्किल से मान लो 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, मान लो चलो चलो ठीक है 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और उनमें से 5 क्वेश्चन टॉट के हैं, अगर 2 या 3 भी रिपीट हो गए तब तो आपका बहुत एडवांटेज हो गया ना। 2-3 करेक्ट होना बहुत एडवांटेजियस होता है। तो इसीलिए आपको पी वाई क्यू सॉल्व करना चाहिए, राइट। एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बट स्टिल आप जितना पी वाई क्यू सॉल्व करोगे आपका अच्छा है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट होता है विदाउट फ्री कंसेंट कि कैन बी इन्फोर्स ओनली द ऑप्शन ऑफ द पार्टी व्हिच कंसेंट वाज नॉट फ्री। तो यहाँ पे बी का कंसेंट क्या है? जबरदस्ती में लिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर एक मतलब गन रखा हुआ है। तो सीधी सी बात है भाई, गर्लफ्रेंड के ऊपर गन रखा हुआ है तो भाई उसके पास कोई चारा तो है नहीं, गर्लफ्रेंड को बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए वो साइन कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन किसके पास होगा? तो गलत किसके साथ हो रहा है? बी के साथ हो रहा है ना। उसका कंसेंट क्या है? फ्री नहीं है, तो बस बी ही इन्फोर्स कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाता है। फिर लॉ डज नॉट पीनलाइज फॉर रॉन्ग्स विच आर ऑफ ट्रिवियल नेचर, यानी कि लॉ बोलता है कि भाई अगर मान लो कोई छोटी सी चीज़ है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, तो यार तुम आपस में सॉल्व कर लो यार, इसके लिए तुम्हें थोड़ी ना मतलब कोर्ट में आओगे। कोर्ट में इतना ऑलरेडी बर्डन है, हर चीज़ को अगर मतलब रेमेडी देने लग गए तब तो भाई लोग कभी भी उठ के चले जाएंगे। किसी ने गलती से मतलब कि जूता मार दिया, मतलब चले जाएंगे कोर्ट में। किसी ने गलती से पत्थर मतलब कि लग गया रोड पे, फिर चले जाएंगे कोर्ट में। तो इसीलिए वो बोलते हैं नहीं भाई, अगर ट्रिवियल नेचर का है, तुच्छ नेचर का है, तो मत आओ, अपने आप आपस में सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा होता है, डिस्कशन में पैशनेट हो जाता है ए, तो अपने वो अपने जो टेबल होता है उसके सामने, उसके ऊपर वो फाइल मतलब पेपर जो है ना, एक फाइल होती है अपनी उसके पास हाथ में, ऑफिस की फाइल होती है, वो फेंकता है। और वो जब फेंकता है तो गलती से बस वो पास में जो बैठा हुआ होता है उसके हाथ पे थोड़ा बहुत लग जाता है। अब ये इतना छोटी सी चीज़ है भाई, कितना इंजरी हो सकता है, कितना इंजरी हो सकता है किसी को, खुद ही सोचो। तो इसीलिए लॉ बोलता है कि नहीं भाई, यहाँ पे ए लायबल नहीं होगा, बहुत ही ट्रिवियल नेचर का है। बट यहीं पे मान लो फाइल उठा के बी को मारने लग जाए, तो ये ट्रिवियल नेचर नहीं होगा, है ना।
तो वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। तो ये ट्रिवियल नेचर है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। फिर आता है पर्सन्स इंडिविजुअल वेलफेयर इन केसेस ऑफ नेसेसिटी यील्ड टू दैट ऑफ कम्युनिटी एंड दैट इज प्रॉपर्टी लिबर्टी एंड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस बी प्लेस इन जेopardy इवन सैक्रिफाइस पब्लिक गुड्स। तो देखो यहाँ पे वो नेसेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं पूरा। वो बात कर रहे हैं किसके बारे में, नेसेसिटी के बारे में, पूरा डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। कि भाई देखो जनरली लॉ यही चाहता है कि सबका भला हो, हर इंडिविजुअल की अपनी एक डिग्निटी है, उसका एक अपना वेलफेयर है। बट अगर पूरे समाज को उसकी वजह से हार्म हो रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, अगर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन एक कम्युनिटी का वेलफेयर और इंडिविजुअल का वेलफेयर, तो इंडिविजुअल वेलफेयर जो है हमेशा जो है सरेंडर कर लेगा, यानी कि उसको लेस प्रायोरिटाइज करा जाएगा कम्युनिटी से, है ना। यानी कि अगर मान लो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, लिबर्टी है एंड लाइफ है, बट वो किसी और कम्युनिटी का भी अपना मतलब कि जो है इंटरेस्ट है जो अफेक्ट हो रहा है ग्रेटर में पोर्शन में, तो भाई उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपका इंटरेस्ट इतना मैटर नहीं करेगा जितना कम्युनिटी का इंटरेस्ट मैटर करेगा। और आपकी प्रॉपर्टी लिबर्टी एंड लाइफ को जो है भले ही वो जेपर्डी में भी हो या उसे सैक्रिफाइस भी करना पड़े, तो वो किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक गुड है ना, पब्लिक गुड इज द मेन मोटिवेशन। तो यहाँ पे अनीता एंड सुमिता नेबर है, और सुमिता के घर में क्या होती है, अचानक से आग लग जाती है। तो इसीलिए वो ट्रेसपास करती है अनीता के प्रॉपर्टी में, क्योंकि अनीता के प्रॉपर्टी में एक कुआं होता है और वहां से वो पानी निकाल के अपने घर में आग बुझाने लगती है। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, ट्रेसपास किया है। ट्रेसपास किया है ना, क्योंकि परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे वो गलत होता है। ट्रेसपास तो हमने पढ़ा है कि टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास में गलत होता है। बट भाई यहाँ पे नेसेसिटी का डिफरेंस लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जरूरत है ना यार, अगर वो नहीं लेगी तो उसका पूरा घर जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। फिर ट्रेसपास का क्या लेना देना, वो तो पैसे भी नहीं दे पाएगी। तो यहाँ पे ग्रेटर हार्म किसको हो रहा है, ग्रेटर हार्म सुमिता को हो रहा है ना इस चीज की वजह से। तो इसीलिए लॉ बोलता है कि नहीं भाई, भले ही तुम्हारा राइट है अपना इंजॉयमेंट करने का, अपने लैंड को ट्रेसपास नहीं होने का, कोई भी तुम्हारे ट्रेसपास नहीं करे, बट ये नेसेसिटी है, नेसेसिटी का डॉक्ट्राइन है यहाँ पे। तो इसीलिए जो है सुमिता यहाँ पे क्या होगी, लायबल नहीं होगी, है ना। सुमिता लायबल नहीं होगी, शी विल बी प्रोटेक्टेड। तो अंडर दिस डिफेंस ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन रीजनिंग। अब देखो जनरली असर्शन रीजनिंग आता नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ये पैटर्न जो है अब आने लग गया है धीरे धीरे। तो इसीलिए असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें आपको पहली बात तो डिटरमाइन करना पड़ेगा कि दोनों के दोनों सच है या फॉल्स है। क्योंकि अगर दोनों के दोनों ट्रू है तभी हम ऑप्शन ए और बी पे जाएंगे, क्योंकि अगर इनमें से एक भी फॉल्स है तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है फिर। तो इसमें वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरली इलीगल, बात तो सही है, क्योंकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इलीगल थोड़ी ना होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो कोई इम्पॉसिबल है ना, कोई एग्रीमेंट है लेट्स से, विच इज एग्रीमेंट है और वो इम्पॉसिबल है टू परफॉर्म, तो वो इलीगल तो नहीं है अपने आप में। सिमिलरली मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है अब वो परफॉर्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे क्या किया, मतलब कि वो मान लो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बोलता है मैं जो है एक बेड है ना, ये बेड है, बी को दूंगा 10,000 रुपये के लिए, 10,000 रुपये के लिए, चलो वो बहुत छोटा बोल दिया, 50,000 रुपीज़ के लिए। अब यहाँ पे बेड जो है अचानक से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पता नहीं कुछ हो जाता है, राइट्स होते हैं। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, अब ये पार्टिकुलर बेड जो है बी को नहीं दे पाएगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने के लिए, तो ये वॉइड हो जाएगा। बट क्या ये इलीगल हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इलीगल थोड़ी ना होगा। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरली इलीगल, बट एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड डेफिनेटली। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होते ही है। अगर मान लो कोई चीज़ फॉरबिडन बाई लॉ है और अगर आप फिर भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो आपस में, तो क्या लॉ से इन्फोर्स करेगा? नहीं करेगा, वो वॉइड होगा, वॉइड अब इनिशियो रहेगा वो। तो ये दोनों ट्रू है। तो पहली बात तो ऑप्शन सी एंड डी एलिमिनेट हो गया हमारा, अब बचता है ये दोनों। अब देखो एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, नो डाउट इट इज ट्रू, बट ये थोड़ी ना अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नेसेसरली इलीगल। ये थोड़ी ना बता रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल नहीं है, वो हमें पता है, और एवरी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ये भी पता है, लेकिन ये रीजन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज का। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इलीगल इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है लीगल भी होती है, ये होता ना, मतलब कि इसका रीजन तो रीजन तो दिया नहीं है वो प्रॉपर। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि भाई इंडिविजुअली तो दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर आता है पर्सन इज सेड टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू अनदर इफ ही इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस और इंटेंडिंग टू यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट लाइकली टू बी कॉज दैट बाय यूज ऑफ सच फोर्स विल कॉज इंजरी, फियर और अनोयंस। यानी कि एक पर्सन को हम कहते हैं, मान लो ए है और ये बी है, तो ए को हम मानेंगे उसने इंटेंशनल फोर्स यूज किया है बी के ऊपर, अगर वो बी के पहली बात तो कंसेंट के बिना है, यानी कि विदाउट कंसेंट, है ना, बी के विदाउट कंसेंट,
उसके बाद किस पर्पस के लिए, तो यहाँ पे पर्पस, तो पर्पस है भाई उसको जो है ये फोर्स यूटिलाइज करके उसको क्या है भाई, वो जानता है या उसे पता है कि भाई वो यही होगा इस चीज से, उसको इंजरी कॉज करना, उसको फियर कॉज करना, अनोयंस कॉज करना बी को। तो यहाँ पे जेड जो है वो बात कर रहा है, स्नान ले रहा है वो, है ना। तो ए जो है भाई मतलब बॉइलिंग वाटर को लाता है और उसके बाथ में डाल देता है। सीधी सी बात है, कोई आप पे बॉइलिंग वाटर डालेगा, आपको ही पता है इंजरी होगी ना, आपको अनोयंस भी होगा और इंजरी भी होगी, बहुत बड़ी इंजरी होगी एक्चुअली में। तो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर डाल देता है बाथ में। तो यहाँ पे क्या है, ए जो है वो उसने क्रिमिनल फोर्स यूटिलाइज किया है, क्योंकि भाई उसे पता है कि अगर वो बॉइलिंग वाटर डालेगा, है ना, ही नोस, नोइंग इट विल लाइकली बाय यूज ऑफ सच फोर्स दैट ही विल कॉज इंजरी। तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। वो क्रिमिनल फोर्स जेड के अगेंस्ट यूज कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो हॉट वाटर डाल ही रहा है इसीलिए जिससे कि जेड को इंजरी हो। वो बाथ ले रहा है और अचानक से उसका पूरा जलने लग जाए शरीर पूरा। So that's it for today. For further details, you can contact us through link in description. I hope you understood everything. If you have any doubts, you can always contact us in the comments or through the number that has been provided in the description. Thank you.